Hello everyone. So we are covering in M. Lakshmikant basically fundamental rights, that is chapter number 8. Until now we have covered till article number 33. In this video we will discuss the rest of the portions of these chapters. Okay, so let's begin from article number 34. Article 34 deals about the martial law and the fundamental rights. ठीक, अब देखिए आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इन फोर्स। ठीक है, अगर मार्शल लॉ फोर्स में होता है किसी एरिया में तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगते हैं। ठीक, इसी के बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 34। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंसी और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एरिया है और वो एरिया डिस्टर्ब एरिया है। डिस्टर्ब एरिया कौन बेसिकली घोषित कर सकता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एरिया डिस्टर्ब घोषित कर दिया गया। डिस्टर्ब एरिया का मतलब कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वहाँ की जो सिविल लॉ है ना वो कम्प्लीटली रूइन हो गया है, पुलिस फोर्सेस का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। ऐसी जगह पे क्या होता है कि मार्शल लॉ इन्फोर्स में आता है। मार्शल लॉ मतलब कि जो सिविल पावर है अभी तक क्या कि अपॉइंटेड किए गए पीपल्स के थ्रू, जो पुलिस वगैरह थी उसके थ्रू सिविल और जो ये लैंड ऑर्डर था उसे मेंटेन किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं मिलिट्री डायरेक्टली अब उस एरिया को कंट्रोल करती है, वहाँ के इलाके को। वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है वहाँ स्टेबिलिटी लाने का काम कौन अब किसका काम है? तो वो मिलिट्री का काम हो गया। ठीक है, अब इस मार्शल लॉ के थ्रू पार्लियामेंट चाहे तो कोई जो गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है ऐसे एरिया में जहां मार्शल लॉ फोर्स में है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वो किसी भी उसके जो वो जो ड्यूटी कर रहा है उसमें अगर उससे कुछ होता है, ठीक, तो उसे इंडेमनीफाई, मतलब अगर मान लो कि कुछ वहाँ पे मार्शल लॉ किसी एरिया में इम्पोज हुआ, ठीक है, वहाँ का जो सर्वेंट है मतलब जो या मिलिट्री मैन्स है वहाँ के, उनको कुछ पावर दी जाती है कि भाई वो साइट एंड शूट भी कर सकते हैं। ठीक, और तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उन्होंने साइट एंड शूट कर दिया तो कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल नहीं होगा, वो बेसिकली इंडेमनीफाई किया जाता है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको एक सुरक्षा देती है जो ऐसे एरिया में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद द पार्लियामेंट कैन आल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड पनिश्ड इन्फ्लिक्टेड फॉरफीचर ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर। अब मार्शल लॉ के अंदर जो कोई भी काम होगी ना तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं उसको वैलिडेट करती है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उसको मंजूरी देती है जो कुछ भी मार्शल लॉ के अंदर होता है। जो सर्वेंट है उसको इंडेमनीफाई मतलब दोष रहित भी करती है। ठीक है, कि उसकी कोई गलती नहीं है। द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल। अब देखो जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब पार्लियामेंट ने पास करवाया है कि जो सर्वेंट है उनको इंडेमनीफाई करेंगे, उनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं होगा। ठीक, ऐसे एरिया में वो जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी काम को या जो गवर्नमेंट ने इंडेमनीफाई किया उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पे? कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अब जो मार्शल लॉ है ना वो हम कहाँ से बोरो किए हैं? तो वो इंग्लिश कॉमन लॉ से हमने बोरो किया है मार्शल लॉ। ठीक है, तो हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया है इस वर्ड को, मार्शल लॉ को। जो मार्शल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है ये वर्ड। ठीक है, लिटरली इट्स मीन्स मिलिट्री रूल्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि मिलिट्री रूल होना। ठीक, इट्स रिफर्स टू द सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा रन किया जाता है? मिलिट्री के द्वारा। ठीक, ये ऑर्डिनरी लॉ से जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अपने हिसाब से ऐसे एरिया को डील करते हैं जो कि ऑर्डिनरी लॉ से बाहर होता है। It thus implies the suspension of ordinary law and the government by military tribunals. ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ कि जो वहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं मिलिट्री रूल के टाइम पे। ठीक है, और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स वहाँ पे काम करती है। ये जो मिलिट्री लॉ है ना उससे अलग है। जैसे मिलिट्री के ऊपर कुछ लॉ अप्लाई होते हैं, जैसे नेवी एक्ट वगैरह हो गए, उससे ये अलग है। ठीक है, देयर इज नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेशन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अथॉराइज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। ठीक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव को
ये पावर दे कि भाई वो मार्शल लॉ डिक्लेयर करे। हाउएवर इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34, आर्टिकल 34 में इम्प्लिसिटली मेंशन है, ठीक है, एक्सप्लिसिटली नहीं, इम्प्लिसिटली मेंशन है, मतलब इतना वो पहले उसके अंदर ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, ठीक है, मार्शल लॉ के बारे में पता चलता है। किसी एरिया में, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी के किसी भी एरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन कब? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर, जैसे वार हो रहा हो, वहाँ पे इन्वेजन है, इंसरेक्शंस है, रेवेलियन है, रियाट्स हो रहा हो, वायलेंस हो रही हो, ठीक है, इन सब केसेस में। ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे फोर्सेस हैं, मतलब जो वायलेंस कर रही हैं, तो ऐसे फोर्स को फोर्स के द्वारा रिपेल करना, मतलब मिलिट्री रूल के थ्रू लैंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री अथॉरिटीज आर वेस्टेड विद द अबनॉर्मल पावर। देखो, जहाँ मार्शल लॉ फोर्स में होता है वहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी जो होती है उनके पास अबनॉर्मल पावर्स होता है, ठीक है, जिससे वो कोई भी स्टेप ले सकती हैं। दे इम्पोज रिस्ट्रिक्शन रेगुलेशन ऑन द राइट ऑफ द सिविलियंस, मतलब जो सिविलियंस के राइट है उन पे वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस, रोक या फिर रेगुलेशन बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें डेथ की सज़ा भी दे सकती है। मार्शल लॉ वर्सेस नेशनल इमरजेंसी में अब डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक। मार्शल लॉ क्या करता है कि केवल फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करता है। नेशनल इमरजेंसी क्या करता है? ये केवल फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि सेंट्रल स्टेट में जो रिलेशन होते हैं उसको भी इम्पैक्ट करता है। रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर जो सेंट्रल स्टेट के बीच डिवाइड होते हैं उसको भी इम्पैक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के टेन्योर को भी एक्सटेंड कर देता है, ठीक। सेकंड प्रोविजन देखें, इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड अब मार्शल लॉ में देखें कि इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ठीक है। जो वहाँ पे गवर्नमेंट्स है, जिस एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज है, उस गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देता है ये मार्शल लॉ, ठीक है, और जो वहाँ की लॉ कोर्ट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर देता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो गवर्नमेंट और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हैं उनको ये कंटिन्यू रखता है, ठीक। मार्शल लॉ के अंदर तीसरा पॉइंट ये है कि इट इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। इस क्यों लगाया जाता है? ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सके जो कि किसी कारणवश किसी एरिया में हो गया है। इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन द 3 ग्राउंड। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी की बात करें केवल 3 ग्राउंड पे इम्पोज होता है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक। इट इज अब देखो मार्शल लॉ इट इज इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, कुछ स्पेसिफिक एरिया में इम्पोज होते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो पूरी कंट्री में या फिर किसी पार्ट में इम्पोज किया जा सकता है। मार्शल लॉ इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्शल लॉ को लेकर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, इम्प्लिसिटली मेंशन है अंडर आर्टिकल 34, ठीक। वहीं अगर हम जो नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो स्पेसिफिकली एंड डिटेल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 352, ठीक। अब देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ इम्पोज हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ जो पहली रिट थी, ठीक है, वो ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 30 डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हमने देख लिया क्या डिफरेंस है। इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कौन कौन से। अब देखो, आर्टिकल 35 क्या कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स के को इफेक्ट में लाने की बात करता है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 35 lays down that the power to make law to give effect to certain specific fundamental rights shall vested only in the parliament not in the states। अब हमने देखा था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे हैं जिनको इम्पोज करने के लिए उन पर कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इम्पोज करने के लिए पार्लियामेंट स्पेशली लॉ बनाती है। तो ये जो लॉ बनाती है ना, वो केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता ऐसे फंडामेंटल राइट को इम्पोज करने के लिए। किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 35 में मेंशन है। अब पार्लियामेंट ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब पार्लियामेंट बनाएगी तो पूरी कंट्री में अप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब इस बारे में आर्टिकल 35 क्या कहता है? द पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स। कुछ मैटर्स को लेके, मतलब जो नीचे दिए गए हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं 4 मैटर्स, उन पर केवल पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं बना सकता। जैसे प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 पे जो
लॉ बनाएगी वो केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती है। जैसे कि अब इसमें क्या हो गया कि किसी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट को लेके वहाँ के रेजिडेंट्स को ही स्पेसिफिकली प्रेफरेंस देना, इस पर अगर कोई कानून बनाना है तो केवल पार्लियामेंट ही बनाएगी, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लागू होता है। ठीक है। सेकंड है कि एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने आर्टिकल 32 में राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट के बारे में बात की थी। तो पार्लियामेंट के पास हमने ये भी देखा था कि पावर है कि वो चाहे तो जो रिट इशू करने की पावर है वो किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स के पास आर्टिकल 226। लेकिन अगर कोई दूसरी कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स एक्सेट्रा हैं, तो उनको भी रिट इशू करने की पावर कौन दे सकता है? केवल पार्लियामेंट ही दे सकता है। ठीक। तीसरा है रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। हमने आर्टिकल 33 में देखा ना कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है आर्म फोर्सेस को लेके, तो इस पर भी कानून कौन सी बना सकता है? केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ भी हमने देखा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनिफाई करता है अगर वो कोई काम करते हैं जहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज होता है, तो उस पर भी कानून कौन बना सकता है? केवल पार्लियामेंट ही बना सकता है। तो कुल मिला के किन 4 मैटर पे हमने देखा? आर्टिकल 16 के ऊपर केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आर्टिकल 32 के ऊपर केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्टिकल 33 के अंदर केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आर्टिकल 34 के ऊपर भी केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। सेकेंड प्रोविजन हम देखते हैं कि पार्लियामेंट शेल हैव एट द legislature of state shall have power to make law for the prescribing punishment for those act that are declared to be offend under the fundamental। अब देखो फंडामेंटल राइट्स में कुछ एक्ट ऐसे दिए हैं, जैसे आर्टिकल 17 हो गया कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए पनिशमेंट के कुछ प्रावधान हैं। ठीक। तो वो पनिशमेंट कैसे दिए जाएंगे? तो वो लॉ बना के दिए जाएंगे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है। आर्टिकल 17 के अंदर बना था। तो वो जो लॉ बनेंगे वो केवल पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है। पहली बार, जैसे आर्टिकल 17 हो गए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर्स हो गया, आर्टिकल 23 हो गया। ठीक है। फर्दर द पार्लियामेंट शैल हैव आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट। ठीक। फर्दर पार्लियामेंट शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉ फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द अबव एक्ट, thus making the obligatory on the part of the parliament to enact such law। ठीक है। ऑब्लिगेटरी है पार्लियामेंट पे, ठीक, कि इस पे ला बना है। एनी लॉ इन्फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इज टू कंटिन्यू टू इन्फोर्स अंटिल अल्टर्ड एंड रिपीट बाय अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। मान लो कोई प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले से ही फोर्स में था, ठीक, तो वो ऑलरेडी ऐसे चलता रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उस पर कानून बना के उसको रिपील या अल्टर या उसमें कुछ बदलाव न कर दे। ठीक। तो ये भी किसमें मेंशन है? आर्टिकल 35 में। इट शुड बी नोटेड दैट आर्टिकल 35 extends the competency of the parliament to make law on the matters specified above। में भी फॉल विद इन द, देखो अब इस चीज़ को ऊपर वाले मैटर को कंप्लाई करने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, भले ही वो मैटर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर क्यों ना आता हो, लेकिन ये जो ऊपर दिए गए हैं इनको इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के मैटर पे भी कानून बना सकता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब प्रेजेंट पोजीशन हम राइट टू प्रॉपर्टी देख लें। 44th अमेंडमेंट एक्ट हमने देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे हटाकर एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। तो अब प्रेजेंट पोजीशन उसकी देखते हैं। ओरिजिनल द राइट टू प्रॉपर्टी वाज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल राइट्स। हमने पहले पढ़ रखा है कि पहले से फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 में था, 19(1)(f) के अंदर था, ठीक है, एंड आर्टिकल 31 के अंदर था। आर्टिकल 19(1)(f) गारंटी टू एवरी सिटीजन द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी आदमी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को अपने। ठीक। आर्टिकल 31 क्या कहता है? ऑन द अदर हैंड गारंटी टू एवरी पर्सन वेदर सिटीजन नॉट राइट अगेंस्ट द प्रिविशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कि चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे नॉन सिटीजन हो, हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का अधिकार है। उसके प्रॉपर्टी उसको उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव मतलब अलग नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 19(1)(f) भाई एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ऐसा प्रोविजन था। ठीक है। 31 के अंदर क्या था? चाहे वो सिटीजन चाहे नॉन सिटीजन्स हो, उनकी प्रॉपर्टी से हटाया नहीं जा सकता। इट प्रोवाइड दैट द पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज हर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी, मतलब
किसी कानून के थ्रू उसे डिप्राइव किया जा सकता था। इट empowered द स्टेट टू acquire और रिक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन 2 कंडीशन। 2 कंडीशन में स्टेट ले सकता था प्रॉपर्टी। पहला कि ये पब्लिक पर्पस के लिए हो, ठीक है। दूसरा है कि अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो भैया तो कंपनसेशन का पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, उस ऑनर को। Since the commencement of the Constitution, the fundamental right to the property has been the most controversial. काफ़ी controversial था ये fundamental rights to property. It caused the confrontation between the Supreme Court and Parliament. Parliament और Supreme Court के बीच काफ़ी ये मैटर काफ़ी दिनों तक चला है, ठीक। इसको इसीलिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 4th हुआ, 7th हुआ, 25th हुआ, 39th हो गया, 40th हो गया, 42nd हो गया, ठीक है। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C ऐड हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको नलीफाई कर सके, और कुछ लॉ जो हैं जो कि कहीं ना कहीं डील करते हैं एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक। अब जो लिटिगेशन थे वो किस चीज़ को लेके अक्सर थे इस मामले में कि जो स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि कंपनसेशन पेमेंट करने के लिए, उसी चीज़ को लेके, मतलब जो कंपनसेशन स्टेट पे करेगा जब प्रॉपर्टी लेगा किसी की, उसी चीज़ को लेके कई कोर्ट केसेस इस बारे में चले भी, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है इसको। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो था, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से रिपील करके, एंड जो आर्टिकल 31 था उसे भी रिपील कर दिया गया पार्ट 3 से, ठीक। नया आर्टिकल 300A पार्ट 12 में इंसर्ट किया गया, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी बोला गया। इसमें क्या कहा गया कि किसी भी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता बिना कानून बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी लीगल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोल सकते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। बस हमने पहले भी इसे देखा है बहुत अच्छे से। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देखो बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, ठीक, मतलब आर्टिकल 368 का यूज करके इसे चेंज किया जा सकता है। द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस। अब देखो अगर ये अलग है, फंडामेंटल राइट से बाहर है, तो क्या इसका मतलब है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ चीज़ों को देखते हैं। इट कैन बी रेगुलेटेड, कर्टेल, अब्रिज और मॉडिफाइड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाई एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इसे रेगुलेट किया जा सकता है राइट टू प्रॉपर्टी को, इसको कर्टेल किया जा सकता है, किसी छीना भी जा सकता है, अब्रिज या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, ठीक। इट प्रोटेक्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब इसे एग्जीक्यूटिव के थ्रू सीधे एक्शन लेके तो प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा सकती, लेकिन प्रोसीजर एक्सेप्ट बाय लॉ, हमने ऊपर देखा ना, लेकिन लॉ बना के मतलब जो लेजिस्लेटिव एक्शन है उस पर कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाता है। इन केस ऑफ वायलेशन अग्रीड पर्सन कैन नॉट। अब देखो अगर फंडामेंटल राइट्स के अंदर होता तो अग्रीड सिटीजन सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता था कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट है, इसे प्रोटेक्ट करो आप अंडर आर्टिकल 32। लेकिन अब ये लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो है कोई आदमी इसको चैलेंज नहीं कर सकता अंडर आर्टिकल 32। हालांकि वो आर्टिकल 26 के अंदर हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि हमने देखा था हाई कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट करता, अदर राइट्स से उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। So the fundamental right to property under part 3 has been abolished, ठीक है। पार्ट 3 तो अबॉलिश हो गया है फंडामेंटल राइट्स का जो था पार्ट 3 में। पार्ट 3 स्टिल कैरीज टू प्रोविजन विच प्रोवाइड फॉर द गारंटीड राइट टू कंपनसेशन के, लेकिन फिर भी जो पार्ट 3 है वो कुछ प्रोविजन है ना जो कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन गारंटी करता है जिसकी प्रॉपर्टी ली गई हो, ठीक है। 2 केसेस में गारंटी करता है। जैसे पहला, अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी लेता है स्टेट तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 30, हमने ऊपर देखा था। व्हेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाय द पर्सन एंड, अब देखो कोई अपने पर्सनल कल्टीवेशन लिमिट के अंदर उसके पास लैंड है, ठीक है, उसके सीलिंग लिमिट है ना, एक लैंड सीलिंग लिमिट, स्टेचुटरी सीलिंग लिमिट्स, अगर उसके अंदर है तो अंडर आर्टिकल 31 ने उसको उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए भाई कंपनसेशन देना पड़ेगा। पर्सनल कल्टीवेशन की भाई उसका उतना ही लैंड है जिससे उसका काम चल रहा है, अब उसको भी आप ले लोगे तो उसके लिए कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा ना। तो ये जो आर्टिकल 30 था ना,
द स्टेट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन, उसको तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ऐड किया गया था। सेकेंड प्रोविजन जो है पर्सनल कल्टिवेशन वाला, उसको 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू ऐड किया गया था। जो आर्टिकल 31A, 31B, 31C है, फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है, देखेंगे एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। ठीक, यही आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C के बारे में बात करते हैं। सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 31A, अभी हमने ऊपर देखा। पर्सनल कल्टिवेशन मतलब अंदर होगा तभी कंपनसेशन मिलेगा। तो पहला क्या कहता है कि सेविंग ऑफ द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 31A, ठीक है, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1964 के थ्रू। ये क्या करता है कि 5 कैटेगरी की लॉ को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करता है अगर वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट है अगर उनका वायलेशन करता है, या फिर आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट है उनका वायलेशन करता है। तो आर्टिकल 31 ने क्या करता है, 5 तरह के लॉ हैं, अगर वो उनको इन्फोर्स करने के लिए अगर वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 या 19 का वायलेशन कर देते हैं तो उनको ऐसे लॉ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात आर्टिकल 31A में की गई है। जैसे कि एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट, मतलब जमीन को अगर इसकी स्टेट हड़पना चाहे, ठीक, उस मैटर को लेके हो गया आर्टिकल। पहला मैटर 5 कैटेगरी के लॉ हैं। पहला तो एक्विजिशन ऑफ स्टेट हो गया, ठीक, ये हमने देखा। सेकंड क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट अगर स्टेट लेना चाहता है, वो हो गया। तो ये भी अगर 1419 को वायलेट करता है तो चैलेंज नहीं किया जाएगा। अमलगमेशन कॉर्पोरेशन, मतलब कोई कॉर्पोरेशन है, कंपनी वगैरह है, उसको आपस में मिला देना, ठीक है। फोर्थ है कि एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर ऑफ द कॉर्पोरेशन, जो शेयर होल्डर या डायरेक्टर है कंपनी के किसी के, उनके जो राइट्स हैं उनके मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना। फिफ्थ है कि माइनिंग लीज है उसका एक्सटिंग्विशमेंट, मतलब उसको ले लेना या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो ये 5 कैटेगरी के लॉ है। कौन कौन से? एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द स्टेट, अमलगमेशन कॉर्पोरेशन, extinguishment or modification of right of director or shareholder of the corporations, extinguishment or modification of the mining lease। तो ये 5 कैटेगरी के लॉ अगर इनको इन्फोर्स करने के लिए अगर ये आर्टिकल 14 या 19 को वायलेट भी करते हैं फिर भी इन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता है अंडर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है आर्टिकल 32 का इटसेल्फ में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्स करने के बारे में। Article 31A does not immune a state from judicial review unless it has been reserved for the precedent consideration and has received review। देखो आर्टिकल 31A है ना, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट को जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो गया। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किस केस में केवल नहीं किया जा सकता? अगर जो उसने बनाया कोई कानून अगर उसने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन पे रख दिया और प्रेसिडेंट ने उसे असेंट दे दिया, उसके बाद जो है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब ये आर्टिकल है वो क्या कहता है कि आल्सो प्रोवाइड फॉर द पेमेंट कंपनसेशन मार्केट वैल्यू व्हेन द स्टेट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाय द पर्सन अंडर हिज पर्सनल कल्टीवेशन लैंड इज विद इन स्टेट। मतलब आर्टिकल जो ये है 31 है, ये भी कहता है कि अगर भाई किसी आदमी की लैंड सीलिंग लिमिट के अंदर उसने प्रॉपर्टी हेल्ड की है या फिर उसके पर्सनल कल्टीवेशन के अंदर की लिमिट के अंदर आता है तो भाई आपको फिर कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। अब आते हैं आर्टिकल 31B पे, ठीक, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। ऊपर तो 5 कैटेगरी लॉ को नहीं चैलेंज किया जा सकता। अब आर्टिकल 31B का स्कोप देखते हैं। 31B क्या कहता है कि वो सारे मैटर जो कि 9th शेड्यूल के अंदर रख दिए जाते हैं कोई कानून बना के, ठीक है, कोई लॉ बनाया उसको 9th शेड्यूल में रख दिया, तो वो चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 31B कुल मिला के किसी भी टाइप के लॉ को अगर 9th शेड्यूल में रख लिए गए तो उनको बचाया जा सकता है, उन्हें फंडामेंटल राइट्स वायलेशन कर रहे हैं इस बेस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 31 क्या था, वो केवल 5 कैटेगरी के लॉ को, तो मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 31B का जो स्कोप था काफ़ी बड़ा था इसका दायरा कंपेयर टू 31A, ठीक। तो अब
लेकिन देखो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए इस तरह तो भाई कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर तो आप हावी हो गए, ठीक है, उसका कुछ पर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आप कुछ भी बना के 9 शेड्यूल में डाल दीजिए, सत्यानाश कर दिया आपने फंडामेंटल राइट्स का। फिर क्या हुआ, केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 9 शेड्यूल को, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करता है। बाद में क्या हुआ कि वोमन राव केस में, ठीक है, कहा गया, ठीक है, चैलेंज किस पे किया था, केशवानंद भारती केस में रूल ऐसा बनाया गया था, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द एक्ट एंड रेगुलेशन दैट आर इंक्लूडेड 9 शेड्यूल आर ओपन टू चैलेंज। केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि भाई जो कोई भी रूल रेगुलेशन आर्टिकल जो 9 शेड्यूल के अंदर आते हैं वो खुले हैं चैलेंज करने के लिए, किस बेसिस पे, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हैं तो, ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है कि भैया जो 9 शेड्यूल में आपने मैटर रखा है, जो रूल एंड रेगुलेशन बना के 9 शेड्यूल में रख दिया है उसको बचाने के लिए, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो। फिर वो आता है वोमन राव केस 1980 में। यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि हर कोई मैटर जो कि 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती केस से पहले 9 शेड्यूल में इंक्लूड किए गए थे, चलो उनको वैलिड मान लेते हैं, लेकिन अगर इसके बाद जो कुछ भी ऐड होंगे वो तभी वैलिड होंगे जब वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट नहीं करेंगे, ठीक। फिर आईआर पहलो केस 2007 में होता है, उसमें क्या होता है, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जो वोमन राव का में जजमेंट दिया था उसको रिफर्म करता है। इस जो आईआर पहलो कोर्ट केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि कोई भी कानून अगर आप 9 शेड्यूल में ऐड कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल गई, ठीक। इसने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहीं ना कहीं बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए भैया आप किसी भी एक्ट या रेगुलेशन को 9 शेड्यूल में ला के ये जो बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू इसे छीन नहीं सकते हैं। इसने कहा कि वो सारे लॉ एंड रेगुलेशन जो 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड हुए हैं उन्हें चैलेंज किया जा सकता है किस ग्राउंड पे कि भैया वो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। 1951 में ओरिजिनली 9 शेड्यूल में केवल 13 ही मैटर थे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखें तो 282 मैटर आ गए, ठीक है। Of this, the Act and Regulation of the State Legislature deal with the land reform and abolition of Jemedari system, and that of Parliament deal with other matters. ठीक है, जैसे कि कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मैटर हो गए, जिम्मेदारी सिस्टम को लेकर मैटर हो गए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को 9 शेड्यूल में कहीं ना कहीं रख दिया जाता है। अब क्या होता है, सेविंग ला गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम इसको पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देखते हैं। आर्टिकल 31C क्या कहता है, पहली बात तो 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू ऐड हुआ था, इसको ध्यान रखना। इसमें 2 प्रोविज़न है, ये क्या कहता है कि अगर पार्लियामेंट आर्टिकल 39B और 39C जो कि DPSP है, एक सोशलिस्टिक DPSP है, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उनको इम्प्लीमेंट करता है और ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 एंड 19 का वायलेशन भी कर देते हैं तो भी उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक। सेकेंड प्रोविज़न कहता है कि कोई भी लॉ No law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court. सेकेंड प्रोविज़न क्या कहता है कि भैया कोई भी लॉ जो कहीं ना कहीं इस प्रोविज़न को 39B 39C को है, ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया गया कि भैया ये 39B और 39C से डील करता है किसी लॉ को बना के, तो उन्हें इस बेसिस पे नहीं चैलेंज किया जा सकता कोर्ट में कि भैया इसमें तो ऐसा कुछ इफेक्ट करने की बात ही नहीं है कि 39B 39C इफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो सेकंड वाला थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग तो रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा कि आप कोई भी बना दो और झूठे उसको कह दो कि 39B 39C को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में,
ये तो थोड़ा गलत हो गया ना, ठीक है। तो इस सेकंड वाला जो प्रोविज़न है उसमें देखो क्या होता है। इन द केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि जो बी वाला प्रोविज़न है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, आप केवल इसी बेसिस पे कि हमने कोई लॉ बना दिया वो आर्टिकल 39B 39C को इम्पोज करता है, इसलिए आप चैलेंज नहीं कर सकते कि ये 14 और 19 का वायलेशन करता है। इस बेसिस पे ऐसे हम नहीं किसी लॉ को होने देंगे। तो जुडिशियल रिव्यू इस पर किया जा सकता है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक, जो पहला वाला प्रोविजन था उसको वैलिड दे दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या होता है कि जो उसके थ्रू देखो 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ दोनों प्रोविजन। फिर देखो क्या हुआ कि केशवानंद भारती केस में सेकंड को इनवैलिड कर दिया। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आता है, वो क्या करता है, अब देखो फिर कुछ उल्टा करेंगे, ये करेंगे ये प्रोविजन बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव। क्या करता है कि जो पहला था ना उसमें क्या कह दिया कि भैया केवल 39B देखो केवल 39B 39C को ही नहीं, कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर इम्प्लीमेंट करना हुआ और वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखने की बात की गई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी लाना चाहते थे डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, किसके थ्रू, मिनर्वा मिल केस के थ्रू, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देखो आर्टिकल 31C डज नॉट इम्यून द स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट और कंसिडरेशन, ठीक है। 31C के अंदर जो कोई भी है लॉ बनाए गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं किया जा सकता जब तक कि वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए हों या फिर वो प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया हो। तो ये 31C एंड 31B दोनों पे अप्लाई होता है, नहीं 31C एंड 31A, ठीक, 31A 31C दोनों पे ही अप्लाई होता है। बी वाले कुछ ऐसा बात नहीं हमने पढ़ा था, ठीक, 31 30C, ठीक, ध्यान रखना इसको। क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स का कि भैया ये बहुत ज़्यादा लिमिटेशन रख रहे हैं। देखो द फंडामेंटल इंश्राइन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मेड द वाइड एंड वेरिड, मतलब बहुत ही इसका क्रिटिसिज्म भी कुछ लोगों ने किया था, ठीक है। अब देखो आर्गूमेंट क्या थे क्रिटिसाइज करने के लिए। एक्सेसिव लिमिटेशंस क्या बोलता है कि बहुत सारे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमने देखे ना, जैसे एक्सेप्शन और क्वालिफाइड, इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मैटर में देखा, तो कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेशन लगाता है लोगों के राइट्स के ऊपर ये किसी भी ग्राउंड पे भाई कि ये आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसलिए आपका फंडामेंटल राइट्स आप नहीं एंजॉय कर सकते, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है। एक तरफ से तो ये फंडामेंटल राइट देता है, दूसरी तरफ से उसे ले भी लेता है। जसपत राय कपूर यहाँ तक कहते हैं कि भैया इसका नाम तो लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड क्रिटिसिज्म देखते हैं कि नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स है इट इज़ नॉट कम्प्रिहेंसिव, मतलब ये बहुत विस्तृत नहीं है क्योंकि ये केवल पॉलिटिकल राइट्स की ही बात करता है। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पे तो बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करता ये, जैसे राइट टू वर्क हो गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, इन सब बारे में तो बात ही नहीं करता। अब क्या है कि ये जो राइट है ना कहीं किसके लिए अवेलेबल है, जो एडवांस डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके लिए भैया ये पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में तो है ही नहीं। उसके बाद नो क्लैरिटी, तीसरा क्रिटिसिज्म है कि भैया कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं, इतने बैग हैं, डिफिनेट हैं, एम्बिगियस हैं कि वो उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, उसका कोई स्कोप ही नहीं सेट है। जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गए तो भाई पब्लिक ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है, माइनॉरिटी हो गई, माइनॉरिटी का क्या डेफिनेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गए, पब्लिक इंटरेस्ट हो गए, ये सब कहीं ना कहीं क्लियर चीज़ नहीं है, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिफाइंड नहीं है। साथ ही साथ इन्हें डिस्क्राइब्स करने के लिए जो लैंग्वेज का यूज है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉमन मैन तो भाई इसे समझ ही नहीं सकता, इतनी कठिन लैंग्वेज है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि भैया लॉयर नहीं तो बनाया है तो टफ होगा ही, ताकि लॉयर्स को काम मिल सके। आइबर जेनिंग्स तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं लॉयर्स का पैराडाइज है। उसके बाद नो परमानेंसी की बात होती है, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन
कहते हैं कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो परमानेंट तो है ही नहीं, ठीक है। सेक्रोसेंट मतलब हमेशा, या इमिटेबल्स तो है नहीं, इन्हें कर्टेल या एबॉलिश किया जा सकता है, जैसे कि 1978 के अंदर, ठीक। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का एक प्ले टूल के रूप में काम करते हैं। अगर मेजोरिटी है भैया पार्लियामेंट में तो कर्टेल कर डालेंगे फंडामेंटल राइट्स को भी, ठीक है। देखो जुडिशली जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है वही केवल एक लिमिटेशन है, ताकि पार्लियामेंट पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगा सके कि भैया आप पूरा फंडामेंटल राइट से मत उड़ा देना, ठीक। सस्पेंशन ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, अब भाई बताओ भैया जब इमरजेंसी लगेगी तो एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, अगर वो एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है तो इसको छोड़ के तो सब कुछ तो सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन है, सस्पेंड कर दे रहा है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद एक्सपेंसिव रेमेडी, जुडिशरी में भाई जाना पड़ेगा। जुडिशरी क्या करेगी, डिफेंड करेगी, प्रोटेक्ट करेगी राइट को लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट। लेकिन जुडिशियल प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, कहीं ना कहीं कॉमन मैन से बाहर है, उसकी इतनी औकात ही नहीं कि भैया वो कोर्ट कचहरी का चक्कर काट सके। तो क्रिटिस जो साइजर है वो क्या कह रहे हैं कि भैया ये तो केवल रिच सेक्शन को ही बेनिफिट कर रहा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का भैया कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 22 के अंदर। प्रिवेंटिव डिटेंशन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे ये प्रोविज़न भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल प्रोविज़न अभी भी है। इट कन्फर आर्बिट्री पावर, देखो स्टेट के पास बहुत ही आर्बिट्री पावर ये देता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को इस बेसिस पे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बेसिस पे भाई कर्टेल कर सकता है। ये भी कहते हैं क्रिटिसाइजर कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स मोर विद द राइट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट, देखो कहीं ना कहीं स्टेट को ज़्यादा राइट दे रहा है और सिटीजन्स को कम राइट दे रहा है। क्रिटिसाइजर ये भी बोलते हैं। नोटेबली नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड मेड, देखो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री पूरी इस दुनिया में नहीं है जिसके पास ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन हो, केवल इंडिया है ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है। मेरा भारत महान है भाई। फिर उसके बाद नो कंसिस्टेंट फिलासफी की बात करें, क्रिटिसाइजर क्या कहते हैं, ये कोई फिलासफिकल जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है किसी फिलासफिकल प्रिंसिपल का प्रोडक्ट नहीं है। सराइबर जेनिंग्स तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी कंसिस्टेंट फिलासफी पे जो फंडामेंटल राइट है वो बेस्ड तो है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में, क्योंकि भाई फिलासफी इसकी कोई कंसिस्टेंट है ही नहीं। अब देखो सिग्निफिकेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कल देख लें कितना बचा, देखो खत्म हो गया लगभग, ठीक। फंडामेंटल राइट्स का फ़ायदा क्या है इसकी बात करें अगर हम, अब देखो क्रिटिसिज्म जो ऊपर दिए गए इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बेडरॉक है डेमोक्रेटिक सिस्टम का अपने देश में, ठीक है। कहीं ना कहीं एक नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन की भी बात करता है। कहीं ना कहीं एक फॉर्मिडेबल बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का, इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट करने की बात करता है। फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को भी कंट्री में इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, ठीक है। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को या वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। सेकुलर जो फैब्रिक है ना इंडियन स्टेट का, उसको भाई धर्मनिरपेक्षता को भी कहीं स्ट्रेंथ करता है। एब्सोल्यूटनेस को चेक करता है, ठीक। कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन स्टोन है किसका, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस का। कहीं ना कहीं ये डिग्निटी और रिस्पेक्ट देता है इंडिविजुअल्स को। कहीं ना कहीं ये फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, ठीक। अब राइट आउटसाइड पार्ट 3 की बात करें, कौन कौन से राइट जो है जो पार्ट 3 से बाहर है। बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग पार्ट 3 देयर आर सर्टेन अदर राइट्स कंटेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से हो, तो ये हो गए जो आउटसाइड है। देखो जो पार्ट 3 में उन्हें फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे, जो इसके बाहर है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट्स बोलेंगे या फिर नॉन फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे। जैसे कि
नो टैक्स सेल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 के अंदर कि भैया किसी भी टैक्स को कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना चार्ज किया जा सकता है एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ, बिना लॉ बनाए, अंडर आर्टिकल 265 पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब किसी भी आदमी की प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आप किसी लॉ को बना के उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन लेते, अंडर आर्टिकल 300A लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आउटसाइड द फंडामेंटल राइट्स removed from the fundamental rights 19(1)(f) and article 31 through the 44th amendment act of 1928, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, पूरे भारत के अंदर आप जो है ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स कर सकते हैं, वो फ्री होगा अंडर आर्टिकल 301 पार्ट 13। उसके बाद जो इलेक्शन है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का यूनिवर्सल एडेड सफरेज के बेस पे होगा अंडर आर्टिकल 326, ठीक, इन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इवन थो द राइट आर इक्वली जस्टिसेबल दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। देखो ये राइट भी क्या है, इक्वली जस्टिसेबल है, लेकिन कुछ मामले में ये फंडामेंटल राइट से अलग है। कैसे है कि अगर इनका वायलेशन हुआ, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो सिटीजन सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन जो ये जो इससे बाहर है, फंडामेंटल राइट्स के बाहर हैं, वो भैया आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। जो पार्ट 3 के अंदर है वो खुद में ही फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जो बात करता है फंडामेंटल राइट्स को, खुद में फंडामेंटल राइट्स है तो इसे छीना नहीं जा सकता। जबकि जो आर्टिकल 226 है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं आता, तो इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। जो आर्टिकल 12 है क्या वो बोलता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन देता है, ठीक। डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो इसमें है ना, वही जो पार्ट 3 है उसके लिए भी अप्लाई होगा, ये हम आगे देखेंगे। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल 36 में बोला गया है, ठीक, कि डेफिनेशन पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जो था वही पार्ट 4 में भी ये डेफिनेशन यूज होगा। आर्टिकल 13 की बात करें तो क्या बोलता है कि वो ला जो कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स से इनकन्सिस्टेंट हैं या फिर उनको वायलेट करते हैं, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, ठीक है। डिक्लेयर inconsistent with the label of inconsistency। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने अच्छे से पढ़ा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, 15 से लेकर 15 क्लॉज 6 तक। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हमने बहुत अच्छे से देखा। 16 4A 4B भी देखा, ठीक है, जो कि लेटर ऑन ऐड हुए थे। उसके बाद एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 भी देखा। एबोलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 भी देखा, हेरिडिटरी टाइटल्स को रिमूव करने की बात कर रहा था। आर्टिकल 9 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। आर्टिकल 19 हमने देखा, आराम स्पी, रिसाइड, असेंबल, एसोसिएशंस, मूवमेंट, सेटल एंड प्रैक्टिस ट्रेड, ठीक, तो ये हमने देखा आर्टिकल 19 में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये भी हमने देखा आर्टिकल 20 के अंदर। आर्टिकल 21 देखा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के एम्बिट देखे, भाई वन राइट टू स्लीप इंक्लूडेड अंडर द फंडामेंटल राइट्स, इसका स्कोप कितना ज़्यादा है वो भी हमने देखा। उसके बाद डिफरेंट केसेस के थ्रू कौन कौन से ऐड हुए वो भी हमने देखा था। राइट टू एजुकेशन भी हमने देख लिया अंडर आर्टिकल 21A। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसी में प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी हमने बात कर ली थी, प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों से हमने डील किया था, ठीक है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पे आ जाए तो देखो आर्टिकल 23 में हमने देखा प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर्स, ठीक है, आप ट्रैफिक नहीं कर सकते या फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। एम्प्लॉयमेंट और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन फैक्ट्रीज, हजार्डस फैक्ट्री आर्टिकल 24 में हमने देखा, ठीक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम में आया है तो आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के रिलीजन को फ्रीडम देता है। आर्टिकल 26 में हमने क्या देखा था, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिगार्डिंग द रिलीजन, उससे हमने डील किया था आर्टिकल 26 के अंदर। आर्टिकल 27 के अंदर फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स वसूल करते हैं तो कहीं ना कहीं इलीगल होगा, मतलब स्टेट हर किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स वसूल कर सकता है, बट किसी इंडिविजुअल रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स वसूल नहीं कर सकता। आर्टिकल 27 के अंदर देखा। आर्टिकल 28 के अंदर देखा था इंस्ट्रक्शन जो है रिलीजियस, जैसे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिगार्डिंग टू रिलीजियस मैटर, उस बारे में हमने बात किया था। इसी के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे हम डिवाइड किए थे 4 पार्ट में, उसको हमने देखा था। आर्टिकल 29 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ हमने देखा था, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को हमने देखा था। आर्टिकल 30 के अंदर देखा था माइनॉरिटी, लेकिन इसमें जो माइनॉरिटी को राइट दिया गया था कि वो चाहे तो अपने हिसाब से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर कर सकती है अंडर आर्टिकल 30। राइट टू प्रॉपर्टी हमने देखा आर्टिकल 31 के अंदर था, जिसे रिमूव करके फंडामेंटल राइट से हटा करके इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट बना दिया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1788। इसे अंडर आर्टिकल 300A पार्ट 12 के अंदर रख दिया गया था। उसके बाद आर्टिकल 31 को हमने 1A को हमने देखा, ठीक है, सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट के बारे में जो डील करता है, ठीक। 31A 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर हमने देखा था। 31B हमने देखा था वेलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक, इसको भी हमने देखा था। उसके बाद 31C को हमने देखा कि सेविंग ऑफ लाइफ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बेसिकली आर्टिकल 39B और 39C को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वो 14 या 19 को किसी तरह से वायलेट भी करता है, फिर भी उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस बारे में था। आर्टिकल 31D किस बारे में बात करता था, सेविंग ऑफ लॉ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, जिसे रिपील कर दिया गया, ठीक है। तो अब आर्टिकल 32 किस बारे में बात कर रहा था, रेमेडी इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमने डिफरेंट टाइप्स के रिट इसमें देखे थे, हैवियस कॉर्पस मैंडेटरी स्टैट्यूटरी इक्विवेलेंट प्रोविजन। आर्टिकल 32A वो भी रिपील कर दिया गया था। ये किस बारे में बात करता था, उसमें नहीं जानने की जरूरत है। आर्टिकल 33 क्या था, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट कन्फर्ड इन बाय दिस पार्ट इन द, मतलब आर्म फोर्सेस है उनको, उनके ऊपर एप्लीकेशन जो फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा, उसको रिलेटेड पावर जो पार्लियामेंट के पास था उसको मॉडिफाई कर सकता है ऐसे फंडामेंटल राइट्स को। आर्टिकल 34 के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई किसी एरिया में अगर मार्शल लॉ फोर्स में है, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था, इंडिमनिफाई किया जा सकता था इसी के अंदर, ठीक, जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं। आर्टिकल 35 में देखा कि कुछ है जिसपे केवल पार्लियामेंट ही एक्ट बनाएगा, किसी लॉ को कुछ फंडामेंटल राइट है जिनको फोर्स में लाने के लिए लॉ की जरूरत होती है, तो ऐसे लॉ कौन बनाएगा, केवल पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स का पूरा चैप्टर। अभी तक पूरा फंडामेंटल राइट्स हमारा लाइन बाय लाइन बिना किसी पॉइंट को छोड़े हुए कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 9 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द पर्पस especially for the UPSC as well as for state PSC. State PSC is also asking such type of GK fact from this chapter, so it is very important for us to read this clause by clause, so that we can be better, so that we can handle in a better manner in the examination such questions. Okay, so thank you. In next video we will see directive principle of state policy. That's all.